प्रश्न 2 है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ये जो सवाल दिया हुआ है इसको हम लोगों को द्विघात समीकरण के रूप में इसको केवल निरूपित करना है, ज्ञात नहीं करना है उसको, लेकिन केवल द्विघात समीकरण के रूप में लाकर छोड़ देना है। क्या है सवाल? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो इसे हमें द्विघात समीकरण पर लाकर छोड़ना है। तो देखिए हल हम लोग कैसे करते हैं, इसको हल करने के लिए हम लोग जो है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि आयताकार भूखंड है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक आयताकार भूखंड बनाते हैं। देखिए ये इस तरह का है आयताकार भूखंड, इसी का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। तो इसकी जो लंबाई है वह चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, अर्थात अगर हम चौड़ाई को x मानते हैं तो लंबाई हमारी 2x + 1 हो जाएगा। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई x मान लिए तो लंबाई इसके दोगुने से एक अधिक है। लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर 2 × x हो जाएगा और +1, अर्थात क्या हो जाएगा 2x + 1। ठीक है, अब कहता है कि हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लंबाई मालूम हो गई, चौड़ाई भी मालूम हो गई। तो प्रश्न से देखिए, तो प्रश्न से हम क्या पा रहे हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लंबाई क्या है 2x + 1 और चौड़ाई क्या है x है, तो ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई लंबाई। तो ये लंबाई गुना चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल, अर्थात 528 वर्ग मीटर। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसको गुणा कर देते हैं, x × 2x तो 2x² और x × +1 तो केवल x हो गया, और इस 528 को इस पार ले आते हैं तो ये प्लस में इस पार में आके माइनस हो जाएगा, यानी 528 और बराबर इस पार में क्या हो गया 0। तो यह जो हमारा आ गया, देखिए द्विघात समीकरण पर आ गया हमारा। यही द्विघात समीकरण यहीं तक हम लोग को लाकर छोड़ना है। यहाँ पर कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, तो हमारा ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया इसको। अब अगर हम इसका हल करते हैं तो इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों निकल जाएगी। तो दूसरे प्रश्न का जो है दूसरा सवाल क्या है कि इसमें कह रहा है कि सबसे पहले तो हमें देखना है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ये जो सवाल दिया हुआ है इसको हमें हल नहीं करना है, केवल इसको द्विघात समीकरण के रूप में ला देना है, इसी रूप में निरूपित कर देना है। तो दूसरा सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखते हैं क्या कि यहाँ पर सबसे पहले दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को हम लोग मान लेते हैं। चलिए देखिए क्या मानते हैं, हल करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, पहला हमने धनात्मक पूर्णांक x मान लिया। अब हम लोग देखते हैं कि क्रमागत है, ठीक क्रम से आने वाला, तो अगला धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। देखिए तो हम लोग अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, देखिए क्रम से अगला एक जोड़ने पर अगला आ जाएगा, यानी x + 1 हो गया। अब इस प्रकार हम देख रहे हैं क्या, पहला धनात्मक पूर्णांक हो गया x, दूसरा हो गया x + 1। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि दोनों का गुणनफल है 306, तो x × x + 1 = 306। देखिए अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि x × x करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, और x × 1 तो +x हो गया, और इसको इस पार ले आते हैं, बाईं तरफ ले आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -306।
इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं क्या कि ये द्विघात समीकरण पर आ गया, तो यहीं पर हमें इसको रख देना है। यदि हमें पूर्णांक ज्ञात करने की बात आएगी तो इस समीकरण को हम आगे हल करके और उसके बाद जो है दोनों पूर्णांक को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न 2 का तीसरा सवाल। निम्न परिस्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी ये जो सवाल दिया हुआ है इसको हम लोगों को केवल द्विघात समीकरण पर ला देना है, केवल उसको द्विघात समीकरण पर नियोजित कर देना है, निरूपित कर देना है, इसका हल नहीं करना है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। देखिए सवाल क्या कर रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में यानी उसका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर सवाल कर रहा है कि रोहन की माँ की जो उम्र है ना उस रोहन से 26 वर्ष अधिक है, यानी बड़ी है वह। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले रोहन की वर्तमान आयु को मानना पड़ेगा। तो माना कि रोहन की वर्तमान उम्र या आयु, वर्तमान आयु यानी अभी की आयु हम लोग मान रहे हैं। माना कि यार वही निकालने के लिए कह रहा है, तो माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। चलिए ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि जब रोहन की आयु x वर्ष हो गई तो उसकी माँ की आयु उससे 26 वर्ष ज्यादा है। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 26, ये हो गया इतना वर्ष। देखिए रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो रोहन के उम्र में 26 वर्ष जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार जो है माँ की उम्र हो गई x प्लस 26 वर्ष और रोहन की आयु हो गई x वर्ष। तो ये अभी की आयु है। अब प्रश्न में क्या कर रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात जो दोनों का गुणनफल होगा, तो अब से 3 वर्ष पश्चात। तो देखिए तो पहले रोहन की आयु जो है, रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात देखिए अभी जो है रोहन की आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष के बाद उसकी उम्र जो हो जाएगी वह x प्लस 3 ईयर्स हो जाएगा, यानी x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए माँ की उम्र तब क्या हो जाएगी उस समय, माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात बराबर, देखिए इसकी अभी आयु है x प्लस 26 वर्ष, तो x प्लस 26 वर्ष में 3 वर्ष और जुड़ जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष बाद की आयु कर रहा है। तो अभी जब इतनी x प्लस 26 वर्ष है तो 3 वर्ष के पश्चात 3 वर्ष और जुड़ जाएगा, तो इतना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 29 वर्ष। देखिए ये हो जाएगी उसकी माँ की आयु। अब यही 3 वर्ष के पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष और उसकी माँ की आयु हो गई x प्लस 29 वर्ष। तो ये दोनों का गुणनफल है 360। अब देखिए प्रश्न से हम क्या देख रहे हैं, रोहन की आयु है x प्लस 3 वर्ष और उसकी माँ की आयु है x प्लस 29 वर्ष। तो देखिए दोनों का गुणनफल हो जाएगा 360। आज से 3 वर्ष पश्चात दोनों के गुणनफल आयु के गुणनफल बराबर हो जाएगा 360। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर पहले गुणा कर लेते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर। चलिए उसके बाद x इंटू 29 तो हो जाएगा 29x, और फिर अब x से हो गया गुणा, 3 से कर लेते हैं, 3 इंटू एक्स 3x, फिर 3 इंटू 29 करेंगे तो 29 या 87 यानी प्लस हो जाएगा 87, और इस 360 को दाहिनी ओर से बाईं ओर ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 360 इक्वल टू दाहिनी तरफ 0 बच गया। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर आगे, अब हम लोग देखते हैं क्या कि जब यहाँ पर इतना दूर तक आ गए, अब हम देखते हैं क्या कि x स्क्वायर ये तो ज्यों का त्यों रह गया, और
प्लस ये दोनों को x वाला पद है, दोनों को जोड़ देते हैं तो 29 एंड 3 32x हो गया। चलिए उसके बाद अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये दो, एक का चिन्ह माइनस है, एक का प्लस है, तो ये घट जाएगा और समान चिन्ह में घट जाएगा तो 10 में 7 घट जाएगा 3 और यहाँ पर 5, 15 में 8 घट गया 7 और 2, ये हो गया इतना और ये रह जाएगा चिन्ह माइनस इक्वल टू 0। अब देखिए ये ही हमारा हो गया यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप पर आ गया, अर्थात इसको हम लोग को सॉल्यूशन करने के लिए नहीं कहा गया है, केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, तो द्विघात समीकरण के रूप पर आ गया। अब यदि यहाँ से हम लोग को सॉल्व करने की बात आएगी तो फिर हम लोग इसको द्विघात समीकरण के आधार पर नीचे सॉल्व कर लेंगे, या तो गुणनखंड पर सेट करके या तो सूत्र के आधार पर। चलिए हम लोग प्रश्न 2 के 4 नंबर को देखते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इनकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए इस सवाल को हम लोग को हल नहीं करना है, बल्कि केवल द्विघात समीकरण पर इसको निरूपित कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि जो एक दूरी है, मान लीजिए कि यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये मान लीजिए ए स्थान है, ये हमारा बी स्थान है, इसकी दूरी 480 किलोमीटर है। अब इस दूरी को यह रेलगाड़ी एक सामान्य चाल से तय करती है। तो ठीक है, तय यहाँ चाल तो दी नहीं हुई है, तो समान चाल से किस चाल से तय कर रही है, और यहाँ वही चाल निकालने के लिए दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इसकी चाल को मान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग हल करेंगे। हल करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए हम लोग मान लिए कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको कुछ समय तक लगता है जाने में। फिर जब इनकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, अर्थात देखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होने पर रेलगाड़ी की चाल देखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई चाल। पहले इसकी चाल हमने क्या माना x, अब उस x में क्या हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो गई, यानी 8 घट जाएगा x किलोमीटर में, तो यहाँ हो गया x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए पहले वह x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, उसके बाद उसकी चाल में क्या हो गई, कमी हो गई। कितनी कमी हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। तो अब उसकी चाल क्या हो गई, अब उसकी चाल हो गई जो है x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं क्या पहली स्थिति में लगा समय। देखिए तो पहले कितना समय लग रहा है, लगा समय, तो कितना लग रहा है समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर है, और चाल क्या थी उस समय, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ठीक है, इतना समय लग गया, ये दूरी बटे चाल हो गया, ये समय हो गया। पहली स्थिति में जब उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, तब जो है ट्रेन को, रेलगाड़ी को पहली स्थिति में लगा समय हो गया हमारा 480 किलोमीटर बटे x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये तो पहली स्थिति में इतना समय हुआ। अब दूसरी स्थिति में देखिए, दूसरी स्थिति में लगा समय। अब देखिए जब चाल घट गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा उससे, तब इसमें कितना समय लगा, तो वही दूरी तो वही रह गई 480 किलोमीटर, और चाल हो गई इसमें x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब देखिए यह जो समय है बता रहा है कि यह समय जो है 3 घंटा अधिक हो गया, यह अधिक लग रहा है।
जब चाल घट जाती है तो इसका समय अधिक लग रहा है 3 घंटा। पहले के समय में दूसरे के समय से यह 3 घंटा कम है और ये 3 घंटा ज़्यादा है। तो प्रश्न में से हम देखते हैं क्या कि प्रश्न से पहला जो ये जो समय है ये दूसरे से 3 घंटा कम है, क्योंकि तेज चल रही थी उस समय। बाद में ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी चाल कम हो जाने के कारण दूसरी स्थिति में इसकी चाल जो है घट जाने के बाद इसका समय ज़्यादा हो गया। तो अर्थात 480 बटे x घटाओ x माइनस 8 और घटाओ 480 बटा x। तो ये समय 3 घंटा ज़्यादा है, घटा देंगे तो बराबर बच जाएगा 3 घंटा। अब देखिए यहाँ पर लघुत्तम हम ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा हमारा x और x माइनस 8 का एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। अब जब x माइनस 8 से इसको हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो x माइनस 8 कट जाएगा, x बच जाएगा। x को 480 से गुणा करेंगे तो 480x हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस रख देंगे। अब यहाँ पर x इसके हर से जब भाग देंगे तो x कट जाएगा, x माइनस 8 बचेगा। x माइनस 8 को जब 480 से गुणा करेंगे तो 480 गुणा x माइनस 8 हो गया और इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पर ये जो है 480x जो हो गया ये जो का त्यों रह गया यहाँ पर 480x और माइनस, इससे ही दोनों को गुणा कर देते हैं। माइनस 480x हो जाएगा यहाँ पर गुणा करने के बाद 480x और माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस। अब इसको 8 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर 8 इंटू 0 हो जाएगा 0 और 8 8 जा 64 हो गया यहाँ पर और 8 4 जा 32 एंड 6 38 हो गया और y हो जाएगा यहाँ पर। इसको गुणा कर देते हैं x इंटू x स्क्वायर हो गया और x इंटू माइनस 8 तो माइनस 8x हो गया इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पर 480x प्लस में है और 480x ये माइनस में है, तो प्लस वाला में माइनस वाला घट जाएगा। ये घट गया, ऊपर में केवल 3840 यानी 3840 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बचा। अब देखिए यहाँ पर भी नीचे में एक है तो ऊपर वाला ऊपर के साथ हम कटा सकते हैं, नीचे वाला नीचे के साथ। तो देखिए यहाँ 3 से ही कट जाएगा, ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24 कट गया। देखिए तो ये कट गया इसके साथ में 3 से। अब सीधा सीधी क्या हो गया, अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, इधर से कोना कोनी गुना कर देते हैं। इधर से एक्स स्क्वायर को यहाँ 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 8x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी माइनस 8x हो जाएगा और इधर से अब 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से गुना करेंगे तो 1280 ही रहेगा। चलिए अब इसको हम लोग इस पार कर लेते हैं, बाई ओर दाहिनी से बाई ओर कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x है और इसको जब इस पार ले आएंगे तो माइनस 1280 और इस पर बच गया 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया हमारा, ये द्विघात समीकरण पर आ गया। हमें यहाँ पर यही चीज करने के लिए कहता है, इसको हम लोग को द्विघात समीकरण पर ही निरूपित करना है, इसका हल नहीं करने के लिए कहता है। इसके बाद अगर हम लोग को हल करने की नौबत आएगी तो हम या तो इसको द्विघात को समीकरण को या तो गुणनखंड पर सेट कर लेंगे या तो सूत्र के आधार पर इसको हम लोग हल कर लेंगे, जिससे कि हमें इसकी जो है चाल ज्ञात हो जाएगी।